मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। स्वागत है दोस्तों आपका। आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और मैं हूं संदीप भट्ट। भाई, हमारे आसपास ऐसे कई इंसिडेंट्स रोज होते हैं जिन पर हमारा ध्यान तक नहीं जाता है जब तक कि वो खास ना बन जाएं। हमें जानने की क्यूरियोसिटी होती ही नहीं कि आखिर ऐसा है तो क्यों है। वैसे भी हम अपने काम, पढ़ाई और दूसरी चीजों में इतने बिजी हो गए हैं कि किसी और चीज के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। सोचते हैं ये तो फुर्सत में रहने वालों का काम है, और यही फुर्सत में रहने वाले कभी कभी ऐसा कर जाते हैं कि इतिहास बन जाता है। हम हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि अरे, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। ऐसी ही कहानी न्यूटन की भी है। न्यूटन पर सेब गिरने वाली कहानी तो आपने सुनी ही होगी। न्यूटन ने ही तो हमें बताया कि ग्रेविटी पावर की वजह से ऐसा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हिस्ट्री में आज के दिन न्यूटन के ऊपर सेब गिरा? जी नहीं, बल्कि उससे भी बढ़ के काम न्यूटन ने आज के दिन 1687 में किया था। इस दिन आइजैक न्यूटन ने मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी पब्लिश की। ये साइंटिफिक हिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इस बुक में ही पहली बार न्यूटन के लॉ और न्यूटन के गति के लॉ सबके सामने आए। सूफी गाने तो करीब हम सबको पसंद आते हैं। बहुत ही रूहानी अंदाज होता है इन गानों का। सुनते सुनते एक पल को ऐसा लगता है जैसे जिंदगी कहीं है तो बस इसी संगीत में है। ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जिनकी हम बात करने जा रहे हैं वो सूफी संगीत से ताल्लुक रखते हैं। और ये सही भी है, क्योंकि बात हो रही है हजरत इनायत खान की। इनायत खान का जन्म सन 1882 में 5 जुलाई को बड़ौदा में हुआ। उनके खानदान में संगीत और सूफीवाद हाथ से हाथ मिलाकर चलते थे। इनायत खान के दादा मौला बख्श, वालिद रहमत खान ध्रुपद गाते और वीणा बजाते थे, तो इस प्रतिभा का इनायत खान में होना लाजमी था। सूफी फकीरों ने सूफी संगीत को जन्म दिया। सूफी दरअसल साधना थी, लेकिन सूफी फकीर अपनी साधना में ध्वनियों का इस्तेमाल बहुत करते हैं, जिसने सूफी संगीत को जन्म दे दिया। इसके पीछे कुरान की एक मीठी कहानी है। कहते हैं अल्लाह ने रूहें बनाई और उनके लिए मिट्टी के पुतले बनाए, लेकिन वो परवाज रूहें इन मिट्टी के पुतलों में कैद होने के लिए तैयार न थी। तो अल्लाह ने संगीत पैदा किया, जिसे सुनने के लालच में रूहें मिट्टी की मूर्तियों में प्रवेश कर गईं। देखा दोस्तों, संगीत की ताकत। इनायत खान का पेशा तो संगीतकार का था, लेकिन उनके भीतर और ऊंचाई पर पहुंचने का सपना पनप रहा था। जहां कई सूफी फकीर और मुर्शिद उनकी आध्यात्मिक तैयारी करवा रहे थे, वहीं किस्मत ने उनके लिए एक खास काम लिखा था। उन्हें तो दुनिया में सूफी संगीत को फैलाना था। सो 1910 में वो न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुए। उनके लिए वो पूरी तरह अनजाना सफर था।
बड़ौदा की रियासत में खानदानी गवैयों और रईसों के बीच पले इस सूफी फकीर के लिए अमेरिका की अजनबी तहजीब में जाकर काम करना बहुत कठिन था। इनायत खान 17 साल तक अमेरिका और इंग्लैंड में काम करते रहे। उनके प्रवचनों और लेखों को उनके शिष्यों ने संजोकर रखा। ये कलेक्शन 12 किताबों में द सूफी मैसेज ऑफ हजरत इनायत खान के नाम से पब्लिश हुई। इनायत खान की जिंदगी में सबसे बड़ा चेंज लंदन में आया जब उनकी मुलाकात रविंद्रनाथ टैगोर से हुई। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें अपने मित्रों से मिलने के लिए इनवाइट किया। उस मित्र मंडली में एक हिंदुस्तानी बैरिस्टर भी थे। दोस्तों, आप सोच नहीं सकते कि ये बैरिस्टर कौन है। ये वो थे जो आगे चलकर महात्मा गांधी के नाम से जाने गए। रविंद्रनाथ टैगोर और इनायत खान कई बार मिले। उन दोनों की छवि बहुत कुछ एक दूसरे से मिलती थी। अमेरिका और यूरोप में इनका बहुत नाम हुआ। अमेरिका और यूरोप में इनायत खान को जो सफलता मिली उसकी वजह यही है कि आध्यात्मिक ज्ञान को वो रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के गुर सिखाते थे। पूरी तरह काम करो और जब सफलता हासिल हो तब फल का त्याग करो। ऐसा करने से तुम अपने ही बनाए हुए स्तर को तोड़ देते हो, प्रतिपल खुद से आगे बढ़ जाते हो। शायद इसीलिए हेनरी फोर्ड जैसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी उनकी ओर अट्रैक्ट हुए। फिर आया 5 फरवरी 1927 का दिन जब मुर्शीद इनायत खान ने शरीर को छोड़ दिया। उससे पहले वो हिंदुस्तान लौट आए थे। शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने अजमेर जाकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हाजिरी लगाई थी, जो 13वीं शताब्दी में सूफीवाद को हिंदुस्तान लाए थे। वो मुर्शिदों के मुर्शिद कहलाते थे। उन्होंने इनायत खान के मुर्शिद ख्वाजा अबू हाशिम मदानी को आदेश दिया था कि वो इनायत खान को सूफी संदेश लेकर पश्चिम भेजें। सूफी फकीरों का एक रिवाज होता है, मरने से पहले हर सूफी मुर्शिद अपने मुरीदों यानी शिष्यों से माफी मांगता है कि जाने अनजाने किसी का दिल दुखाया हो तो वो उसे माफ कर दें। इनायत खान ने भी वो रिवाज निभाया। पूरी पृथ्वी पर फैले हुए शिष्यों के लिए इनायत खान का अंतिम संदेश ये था, तुम्हारे मस्तिष्क की भूमि में मैंने अपने विचारों के बीज बोए हैं। मेरा प्यार तुम्हारे दिलों को भेद चुका है। मेरे लफ्ज तुम्हारी जबान पर है। मेरी रोशनी तुम्हारी रूह को रोशन कर गई है। मेरा काम मैंने तुम्हारे हाथों में सौंपा है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेंबर्ड और मैं हूं संदीप भट्ट। शो में अब बात है ऐसी पर्सनैलिटी की जिन्होंने एजुकेशन के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया। उन्होंने पहले साधारण फैमिली से आके एक बड़ा मुकाम हासिल किया और अब वो एजुकेशन को और इजी बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। बात हो रही है केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में अकाउंटिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के प्रोफेसर बाला वी बालाचंद्रन की। आज के दिन 1937 को जन्मे बालाचंद्रन ने अपनी शुरुआती एजुकेशन तमिलनाडु से ली। अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में मास्टर डिग्री लेने के बाद बालाचंद्रन पढ़ाने लगे, लेकिन पढ़ने की इच्छा उनके अंदर खत्म नहीं हुई। 1960 के अंतिम सालों में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ डेटन से इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। बाला इसे अपने जीवन का सबसे मुश्किल समय बताते हैं, जब वो अपने परिवार को छोड़ के डेटन चले आए। उनको इस बात का बड़ा दुख हुआ, लेकिन बाला कहते हैं कि उन्होंने दर्द को ही अपना साथी बनाया और पढ़ने में जुट गए। इसके बाद उन्होंने कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट किया। 1973 में वो केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में फैकल्टी बन गए। करीब 6 साल बाद वो डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट में चेयरमैन बन गए। यहाँ वो 1983 तक रहे। अगले साल वो प्रोफेसर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट के लिए अपॉइंट हुए। तरक्की का सिलसिला जारी रहा और वो अकाउंटिंग रिसर्च सेंटर में डायरेक्टर बन गए और इस पद पर वो 2006 तक बने रहे। प्रोफेसर बाला वी बालाचंद्रन को कई अवार्ड मिले, जिसमें पद्मश्री भी शामिल है। As a matter of fact, I think the Indian students have really a tremendous passion for
knowledge not only about culture and values of India, but the whole globe. I call it as a globality. As a matter of fact, recently it is very clear that the Indian students know majority of the things that the Americans know, Europeans know, and also the fast-moving developing countries of China and other things. So teaching them is really a delight because you also learn from them instead of that. Whereas in the US, they are more or less restricted to the US and they think the world is US. Now here the world is outside and there is a passion in the minds of our students to learn more and achieve more. प्रोफेसर बाला वी बालाचंद्रन ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट चेन्नई के फाउंडर डीन है। वो कहते हैं एजुकेशन में कोई रिटायरमेंट नहीं होती। अगर आप किसी चीज को लेके जुनूनी हैं तो फिर जॉय ही मिलता है। I really like some of the one-liners of Rajinikanth. I also say something like this in my management style also. For example, in a movie called Shivaji, he says, "Idu Singanda, Singala Tamaru." See, there are, for example, if you are talking about a leader has to be a leader, not a team. Though we believe in team leadership, but ultimately the buck stops with one person. So you cannot just say he has done it. So therefore, I also in the school also said, look, I am going to take the responsibility of everything. Anything goes right, everybody shares. Anything goes wrong, there is only one guy. I am not going to pass it on to anybody else. हमारी ओर से उनके जुनून को सलाम और हैप्पी बर्थडे। पढ़ाई लिखाई के बाद अब बातें खेल की, और खेल के मैदान में भी बातें फुटबॉल की, और फुटबॉल में भी बातें फुटबॉल के मशहूर फॉरवर्ड खिलाड़ी की जिसने चेल्सी के लिए खूब खेला और चेल्सीज ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर के लिए भी वोटेड हुआ। उसके गेम की दूसरी टीम के मैनेजर भी तारीफ करते थे। अपने बेस्ट पीरियड में वो फुटबॉल्स राइटर्स प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुना गया। The club has said great history, has got great players in it, and to be voted the best of all is unbelievable. And it's, what can I say? When you start a football career, since the beginning, you dream of something, and I think that was the top of your dreams, really. I felt very lucky, really, and I feel very lucky. बात हो रही है जियान फ्रांको जोला की, जिसके गेम के महान मैराडोना तक फैन थे। इटली में आज ही के दिन जोला का जन्म हुआ। नुओरीज के साथ उन्होंने अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। 5 साल नुओरीज के लिए खेलने के बाद 1989 में उन्होंने नापोली से कॉन्ट्रैक्ट किया और सीरीज ए में अपना खेल खेला। यहीं जोला ने मैराडोना के साथ अपना खेल दिखाया। उनके प्ले को देखकर मैराडोना काफी इंप्रेस हुए। जोला का नापोली में आना लकी रहा और क्लब ने सीरीज ए का टाइटल जीता। डिएगो मैराडोना का जोला के ऊपर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। दोनों फ्री किक की प्रैक्टिस साथ साथ करते थे। अगले ही साल जोला ने इटली के लिए इंटरनेशनल डेब्यू भी किया। इसके बाद नापोली के लिए 1995 में यूईएफए कप जीता। इस टीम में जोला भी शामिल थे। इस वक्त जोला अपने बेस्ट पर थे। चेल्सी ने अगले ही साल उन्हें साइन कर लिया। चेल्सी के लिए उन्होंने डेब्यू सीजन में ही काफी अच्छे गोल किए। उनके गेम ने यूनाइटेड के मैनेजर एलेक्स फर्ग्यूसन तक को इम्प्रेस किया। अगले सेशन में वो चेल्सी के की प्लेयर बन गए। उनके गेम की मदद से क्लब ने एफए कप जीता। टूर्नामेंट में जोला की लिवरपूल के साथ परफॉर्मेंस यादगार है। जब टीम लिवरपूल से 2-0 से पीछे चल रही थी, तब जोला ने 25 यार्ड दूर से गोल मारकर सबको हैरान कर दिया। इस गोल से चेल्सी में नया जोश आ गया और टीम ने मैच 4-2 से जीत लिया। Petrescu's in the attack. Dan Petrescu nearly got there. Hughes. Now could Zola curl one from here? Oh yes, he can. It's 2-2. It's Gianfranco Zola.
इन परफॉर्मेंस का फायदा ये हुआ कि जोला 1996-97 के FWA प्लेयर ऑफ द ईयर बने। ये अवार्ड पहली बार चेल्सी के किसी प्लेयर ने जीता। चेल्सी के लिए जोला ने 80 गोल दागे। 2005 तक वो चेल्सी के साथ जुड़े रहे। उन्हें 2003 में चेल्सीज ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर के लिए वोटेड किया गया। 2008 में जोला ने वेस्ट होम यूनाइटेड से कॉन्ट्रैक्ट किया और कोच बने। इसके बाद वो जुलाई 2012 में वैटफोर्ड FC के मैनेजर बन गए। I think I was popular. I think I was very much appreciated. But the dimension I reached over here with this club is certainly out of order. And I must say thank you very much for that. The people, they stop me and they say thank you for everything you've done for this club. Thank you. But I should be me saying thank you very much. Thank you to them for what you made me become. And I still I do believe that. हमारी ओर से उन्हें हैप्पी बर्थडे। आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और अब बात करते हैं एक ऐसे इंडियन की जो कि थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं। वो इंस्टीट्यूट फॉर ग्रेविटेशनल फिजिक्स एंड जियोमेट्री पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर और फिजिक्स के प्रोफेसर भी हैं। इनका नाम है अभय वसंत अष्टकर, जो आज ही के दिन 1949 में पैदा हुए थे। मुंबई से पढ़ने के बाद अभय वसंत ऑस्टिन चले गए, जहां उन्होंने ग्रेविटेशन के फील्ड में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। 1974 में वो PhD करने के लिए शिकागो भी गए। अभय वसंत लूप क्वांटम ग्रेविटी और सब फील्ड लूप क्वांटम कॉस्मोलॉजी के फाउंडर्स में से एक हैं। ये एक मुश्किल चीज थी समझने के लिए, इसीलिए उन्होंने नॉन फिजिसिस्ट्स के लिए लूप क्वांटम ग्रेविटी के सरल डिस्क्रिप्शंस लिखे। 1999 में अभय के हाथ बड़ी कामयाबी लगी जब उन्होंने अपने कलीग्स के साथ मिलकर ब्लैक होल की एंट्रोपी को गिनने में सफलता पाई। ये रिजल्ट 1974 में की गई हॉकिंग की प्रिडिक्शन से मिलती जुलती थी। ऑक्सफोर्ड मैथमेटिकल फिजिसिस्ट रॉजर पेनरोज ने क्वांटम ग्रेविटी पर अभय के नजरिए के लिए कहा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द अटेम्प्ट्स एट क्वांटाइजिंग जनरल रिलेटिविटी। अभय वसंत कहते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली से आने के बाद तुम डॉक्टर, इंजीनियर या सिविल सर्विस में जाते हो, लेकिन मेरा माइंड पहले से सेट था। मैं प्योर रिसर्च करना चाहता था। दोस्तों, भारत के इस महान फिजिसिस्ट को हमारी तरफ से भी सलाम। फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और मैं हूं संदीप। और हमारी आज की अगली शख्सियत जो है वो भी साइंस से ही ताल्लुक रखती है। वो देश के जाने माने बायोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने हमें DNA से रूबरू कराया और इसी की बदौलत देश में कई केस सॉल्व हुए हैं। क्राइम की तहकीकात में DNA की खोज ने बहुत मदद दी है और जिन्होंने इसे सबके सामने रखा वो हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति लालजी सिंह। लालजी का जन्म आज ही के दिन 1947 में उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले के कलवारी गांव में हुआ था। लालजी BHU के कुलपति होने के साथ साथ भारत के नामी मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट भी हैं। लालजी लंबे समय से मॉलिक्यूलर बेसिस पर सेक्स डिटर्मिनेशन, DNA फिंगरप्रिंटिंग, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, सिल्कवर्म जीनोम एनालिसिस, ह्यूमन जीनोम और एंशिएंट DNA पर काम कर रहे हैं। उन्होंने DNA के माध्यम से ये पता लगाया कि यहाँ के मूल निवासी लगभग 70,000 वर्ष पूर्व पूर्वी अफ्रीका से आए थे। लालजी ने इंटरमीडिएट तक अपने जिले में ही शिक्षा ली। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए 1962 में श्री सिंह BHU गए, जहां पर उन्होंने BSc, फिर MSc और PhD की डिग्री ली। 1971 में वो कोलकाता गए, जहां पर साइंस में 1974 तक फेलोशिप के तहत रिसर्च की। इसके बाद वो 6 महीने की फेलोशिप पर UK भी गए। जब वापस अपने देश में आए तो 1987 में CCMB हैदराबाद में वैज्ञानिक पद पर काम करने लगे
और 1998 से 2009 तक वहां के निदेशक रहे। इस दौरान उन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज की। लाल जी काम के लिए बेहद ईमानदार और कर्मठ इंसान है। जब वो बीएचयू के कुलपति बने तो उन्होंने वादा किया कि बीएचयू के कुलपति के रूप में कार्य करने के दौरान अपना पूरा वेतन भटनागर फेलोशिप से ही लूंगा और बीएचयू से 1 रुपया टोकन मान के लूंगा। स्टूडेंट्स को हमें ये बताना है कि इंडिया हैज ट्रेमेंडस advantages. It has one of the largest human biodiversity in the world. It has one of the largest animal diversity, microbial diversity and plant diversity in the world. And we should study them thoroughly, capitalize on them, and will be able to contribute to significantly novel finding. For the first time, that scientific world has not known so far. For example, we have identified many cases of human diseases like a family where there is no finger in the female since the last 3 generations, either in the hand or in the feet. There are such families. We will be able to map many novel genetic disorders and implicate the gene involved, which will be known to the world community. उन्हें 2001 में बायोस्पेक्ट्रम लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। यही नहीं, लालजी को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने 2004 में उन्हें पद्मश्री भी प्रदान किया। हमारी ओर से उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, पर्सनैलिटीज की बातें करते करते समय कब बीत गया बिल्कुल भी पता नहीं चला। मैं था संदीप भट्ट। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। मैं बनना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।